हाय विवन, एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे इस एक और सेशन में। इस सेशन के अंदर एक नया स्टार्ट हम कर रहे हैं, जिसमें मैं आप लोगों को सिलेक्शन वे के टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर हर वीकेंड पर कराए जाने वाले लाइव मॉक टेस्ट का डिस्कशन कराऊंगा। इस वीडियो के अंदर मैं जीएस के पूछे गए 25 सवालों पर आप लोगों के साथ चर्चा करूंगा। ना सिर्फ पूछे गए 25 सवाल को आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, उससे संबंधित जो भी एक्स्ट्रा बातें आप लोगों को पता होनी चाहिए वो भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। तो चलिए अभी डिस्कशन को शुरू करते हैं। ये लाइव मॉक 13-14 जून को जो आपका अभी लाइव है, इसका जीएस का सॉल्यूशन हम इसमें करेंगे। तो चलिए फिर डिस्कशन को शुरू करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस लाइव टेस्ट का लिंक दिया गया है। अगर आप में से किसी ने इस टेस्ट को अटेम्प्ट नहीं किया है तो आप भी जाकर उस टेस्ट को जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। तो लीजिए भी पहला सवाल आपके सामने है। एक एक करके हर बातों को हम पढ़ेंगे। जो भी सवालों के अंदर चीजें दी हैं पहले उसको समझने की कोशिश करेंगे, देन उस पर हम देखेंगे कि ऑप्शंस में आपको क्या दिया गया। पहला सवाल पूछता है कि हाल ही में कब, अप्रैल 2026 की बात है, क्वांटम मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन एनक्यूएम की प्रगति और आरडीआई वित्त पोषण की समीक्षा के कानूनी और तकनीकी संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। ऐसे सवाल बिल्कुल आपको एसएससी के मल्टीपल एग्जाम्स के अंदर नजर आते हैं। इन्होंने कहा विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट इन द लीगल एंड टेक्निकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द रीसेंट अप्रैल 26 रिव्यू ऑफ द प्रोग्रेस ऑफ द नेशनल क्वांटम मिशन एंड आरडीआई फंडिंग। करंट अफेयर आप पढ़ते हैं, अगर करंट अफेयर आप रेगुलरली अपडेट अपने आप को रखते हैं तो आपको इस सवाल को समझने में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। नेशनल क्वांटम मिशन एनक्यूएम की बात करी, सबसे पहला सवाल संबंधित जो आपको पता होना चाहिए कि इसको मंजूरी कब दी गई थी। 2030 में 23 में इसको अप्रूव किया गया। ऑब्जेक्टिव ये था कि जो क्वांटम कंप्यूटिंग है, क्वांटम कम्युनिकेशन है, क्वांटम सेंसिंग है या फिर क्वांटम मटेरियल्स है, उसके एरिया में इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन दिलाना। अब एक एक करके ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में इन्होंने क्या क्या कहा है। पहला है राष्ट्रीय क्वांटम मिशन के तहत क्यूयूएनयू स्टार्टअप द्वारा विकसित स्वदेशी तकनीक को 1000 किलोमीटर सुरक्षित क्वांटम संचार नेटवर्क का सफल प्रदर्शन किया गया है। भाई ये वाली बात बिल्कुल सही है। जो ये क्यूयूएनयू लैब्स है, ये एक बैंगलोर बेस्ड स्टार्टअप है। तो इसने हमारा जो इंडिजिनस यानी कि हमारा जो स्वदेशी क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसको क्यूकेडी के नाम से जानते हैं, उसको टेक्नोलॉजिकली डेवलप करा है। लगभग 1000 किलोमीटर जो एक सुरक्षित क्वांटम कम्युनिकेशन नेटवर्क है, उसका एक सक्सेसफुल प्रदर्शन की यहां पर खबर एनक्यूएम समीक्षा में सबसे इंपॉर्टेंट थी। तो इसीलिए मैं इस वाले स्टेटमेंट को यहां पर करेक्ट कर दूंगा। ये साइंस एंड टैक्स से रिलेटेड जो आप करंट अफेयर डिस्कशन करते होंगे उससे सवाल मतलब स्टेटमेंट था। दूसरा है, इस मिशन के तहत स्टार्टअप समर्थन का विस्तार करते हुए 9 नए डीप टेक उद्यमों को शामिल किया गया है। इसमें समर्थित उद्यमों की कुल संख्या 17 हो गई है। द स्टार्टअप सपोर्ट अंडर द मिशन हैज बीन एक्सटेंडेड टू इंक्लूड 9 न्यू डीप टेक वेंचर्स, टेकिंग द टोटल नंबर ऑफ सपोर्ट वेंचर्स टू 17। ये भी एक पॉइंट आप इसको लेकर याद रखेंगे। इस एनक्यूएम यानी कि नेशनल क्वांटम मिशन के अंतर्गत जो डीप टेक स्टार्टअप्स हैं उनको समर्थन दिया जा रहा है, और 9 नए स्टार्टअप्स जोड़े जाने के बाद तीसरा है, नीति आयोग एंड सिडबी हैव बीन अपॉइंटेड एज सेकंड लेवल फंड मैनेजर्स अंडर द रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन फंडिंग फ्रेमवर्क, यानी कि अनुसंधान विकास और नवाचार आरडीआई वित्त पोषण रूपरेखा के तहत नीति आयोग और सिडबी को दूसरे स्तर के कोष प्रबंधन के रूप में नियुक्त किया गया है। ये इन्होंने यहां पर गड़बड़ कर दी। आरडीआई जिसको हम रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन कहते हैं, उसकी जो फंड फ्रेमवर्क है उसमें नीति आयोग और सिडबी को सेकंड लेवल फंड मैनेजर नियुक्त नहीं किया गया है। सिडबी फंडिंग जो पूरा का पूरा तंत्र है उसमें भूमिका निभाता है, लेकिन इस स्टेटमेंट में इन्होंने इसकी नियुक्ति को तथ्यात्मक रूप से नहीं बोलने वाली बात करी थी, तो इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हमारा यहाँ गलत हो जाता। बाकी फोर्थ स्टेटमेंट ऑब्वियसली आपका करेक्ट स्टेटमेंट होगा। तो भाई ये गलत स्टेटमेंट पूछा था तो ये सी वाला ऑप्शन इसमें सही बनेगा। करंट अफेयर रिलेटेड सवाल था, थोड़ा साइंस एंड टेक वाले जो पोर्शन का आप करंट अफेयर डिस्कशन करते हैं वो आप देख लिया करें। अब इस एनक्यूएम को लेकर मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि इसको जो मंजूरी दी गई थी वो 2023 में दी गई थी। इसका जो बजट है वो बजट एस्टिमेशन रिलेटेड भी आपसे कल को सवाल पूछ सकते हैं, तो लगभग आप 6000 के करीब करोड़ का इसके अंदर
बजट एलोकेशन नंबर याद रखिएगा। क्वांटम कम्युनिकेशन का जो ऑब्जेक्टिव था वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया कि जो भी हैक प्रूफ कम्युनिकेशन है उसको डेवलप करना। ठीक, चलिए भाई अगला सवाल देखते हैं। विच स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट द जियोग्राफिकल एंड जियोपॉलिटिकल पोजीशन ऑफ द बब एल मंदेब स्ट्रेट। बब एल मंदेब जल डमरू मध्य की भौगोलिक और भू राजनीतिक स्थिति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? स्ट्रेट, आपको पता है ये ज्योग्राफी के डिस्कशन के अंदर हमें पढ़ाया जाता है जब हम स्टेट्स का डिस्कशन करते हैं, लेकिन यहाँ पर सिचुएशन उन्होंने ज्योग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल पोजीशन से संबंधित पूछी है कि कौन सा वाला गलत है। पहले आप मुझे बताइए कि बब अल मंदेब स्ट्रेट को लेकर आप क्या जानते हैं? पूरे विश्व में सबसे महत्वपूर्ण जो समुद्री चेक पॉइंट्स हैं उनमें से एक है ये। दूसरा सवाल आपसे बनता है कि ये जो कनेक्ट करने का काम करता है वो किस किस को करता है? तो ये लाल सागर यानी कि रेड सी को किसके साथ कनेक्ट कर रहा है? गल्फ ऑफ ईडन के साथ। एंड वहां से आप जो रास्ता है वो किसकी तरफ खुलता हुआ देखते हैं? अरेबियन सी की तरफ। तो ये कनेक्शन आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, बेसिक बातें हैं। और अगली चीज जो आप लोगों को इंपॉर्टेंट बनती है वो बनती है कि कहां पर लोकेटेड है। तो एशिया साइड में इसका पड़ता है यमन। तो यमन को मैं एशिया साइड में कनेक्ट कर दूंगा एंड दूसरी तरफ आपको नजर आएगा अफ्रीका साइड में कौन? जिबूती। तो ये भी लिख देते हैं, अफ्रीकन साइड में आपको क्या नजर आएगा? जिबूती। तो ये कहां पर लोकेटेड है, किसको कनेक्ट कर रहा है, ये बेसिक बातें हमें पता होनी चाहिए। अब देख लेते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है इसकी ज्योग्राफिकल और जियोपॉलिटिकल पोजीशन को लेकर। ठीक, पहला स्टेटमेंट, यह लाल सागर को अदान की खाड़ी यानी कि गल्फ ऑफ एडन और अरब सागर से जोड़ता है। ये तो करेक्ट है, अभी जस्ट मैंने आपको इसके बारे में डिस्कशन कराया, तो बिल्कुल सही है। सेकंड, इसके तट पर यमन एशिया साइड में और दूसरे तट पर जिबूती तथा इरिट्रिया अफ्रीका लोकेटेड है, ये भी करेक्ट है। जिबूती तो मैंने बता दिया था, बाकी इरिट्रिया भी आप याद रखिएगा। तो ये आपको जलडमरू मध्य इनके बीच में लोकेटेड नजर आएगा, तो ये वाला कथन भी आपका सही हो गया। तीसरा है ये फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी से जोड़ता है। बस आप यहीं पर इतना पढ़कर ही इसको गलत कर देंगे अगर आप ऊपर वाला स्टेटमेंट करेक्ट करके आए हैं। पर्शियल गल्फ को गल्फ ऑफ ओमान से जोड़ने वाला जो स्ट्रेट है वो कौन सा है? आप चर्चा में सुनते हैं ये जिसका स्टेटमेंट थर्ड ऑप्शन में इन्होंने डिस्कशन किया है, उसमें आपको कौन सा नजर आएगा? हॉर्मूज। ये चर्चा में आपको पता है बब मलदेब मंदेब में ये आपका पर्शियन गल्फ ऑफ ओमान का करेक्शन नहीं नजर आएगा। तो यही वाला गलत था और हमें गलत ही निकालना था, बाकी चौथा भी सही है। सुएज नहर से गुजरने वाले जहाजों के लिए इस जलडमरू मध्य से होकर गुजरना अनिवार्य है और जिससे यह एक वैश्विक चेक पॉइंट बन जाता है। ये वाली बात भी मैंने आप लोगों को बता दी थी। ठीक है, तो ये जो बेसिक बेसिक बातें करी हैं हमें याद रखना है। अच्छा, मैं यहाँ पर ना एक दो सवाल आपसे और पूछता हूँ। ये जिस बब अल मंदेब जलडमरू मध्य यानी कि स्टेट का यहाँ पर जिक्र हो रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब अगर कल को पूछ लिया जाए तो याद रखिएगा, इसको कहते हैं गेट ऑफ टीयर्स, आंसुओं का दरवाजा। और पूरे वर्ल्ड का जो ऑयल व्यापार है, ऑयल व्यापार के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हाल के जो साल है उसमें आपने देखा होगा जो हाउथी कम्युनिटी है, हाउथी अटैक्स है, वो उसके कारण ये आपका बहुत ज्यादा चर्चा में रहता है। ठीक, नेक्स्ट अभी ऑन विच डे इज वर्ल्ड वेटलैंड्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर, इन विच ईयर डिड द रामसर कन्वेंशन रिलेटेड टू इट कम इनटू एग्जिस्टेंस? यानी कि विश्व आर्द्र भूमि दिवस, वर्ल्ड वेटलैंड डे प्रति वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है और इससे संबंधित रामसर कन्वेंशन किस वर्ष में अस्तित्व में आया था? ये अभी तक के जो हमने 3 सवाल डिस्कस किए उसमें से सबसे आसान सवाल है। तो पहले तो आप सेकेंड फेब याद रखिएगा। जब हम इंपॉर्टेंट डेज एंड डेट्स का डिस्कशन करते हैं तो फेब्रवरी में एंट्री करते हुए आपको ये वेटलैंड्स डे नजर आ जाता है और प्रतिवर्ष 2 फरवरी को मनाया जाने वाली ये बात आपको पढ़ाई जाती है। लेकिन दूसरी तरफ इंपॉर्टेंस ये है कि ये जो रामसर कन्वेंशन है उसका साइन करा जाना, उसका हस्ताक्षर की याद में इसको मनाया जाता है, तो इससे संबंधित बात बन जाती है। तो वही डेट जो थी वो 2 फरवरी को थी, लेकिन साल कौन सा था? साल था 1971। तो 2 फरवरी 1971 वाली बात को लेकर ये बी वाला ऑप्शन में यहां पर करेक्ट कर दूंगा। रामसर एक सिटी है, कहां पर है? जहां पर आजकल पूरा माहौल बना हुआ है ईरान के अंदर है। वेटलैंड्स जिनको हम आर्द्र भूमि कहते हैं उनके कंजर्वेशन, उनके संरक्षण और उनका जो सतत उपयोग है, सतत उपयोग बोले तो है ना, सतत उपयोग, सतत को इंग्लिश में क्या कहते हैं भूल गया मैं।
उससे संबंधित ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी जैसा है। ठीक है, बाकी देखो इन्होंने और भी ऑप्शन दिए, 22 मार्च दिया है, मैं इसको गलत कर दूंगा। ये वर्ल्ड वाटर डे है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वर्ल्ड वाटर डे के रूप में आप मार्च 22 को याद रखिएगा। इसका रामसर जो कन्वेंशन है उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है। बी हमने ऑलरेडी करेक्ट कर ही दिया है। 16 सितंबर को रिलेटेड कोई आइडिया है? याद रखिएगा ओजोन डे, ओजोन दिवस, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। इसको आपको कंफ्यूज करने का ये एक ऑप्शन इन्होंने यहाँ पर यूज किया है। इसके बाद 5 जून, 5 जून से रिलेटेड कुछ आइडिया? वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे, अभी आपने देखा होगा मनाया था, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस। तो ये भी आपका रामसर कन्वेंशन से संबंधित नहीं है। अच्छा, रामसर कन्वेंशन की बात यहाँ पर हम कर ही रहे हैं, तो आप में से कोई मुझे बताएगा कि इंडिया इस रामसर कंजर्वेशन का जो कन्वेंशन है उसका मेंबर कब बनता है? 1982 याद रखिएगा, इंडिया बिकेम मेंबर, ऐसे करके 1982 आप याद रखिएगा। और भारत में जो रामसर साइट्स है वो लगातार बढ़ रही है, अभी आई थिंक 89 प्लस, तो जितना लास्ट बार मैंने देखा था। अच्छा, एक स्टैटिक सवाल रामसर से रिलेटेड अगर पूछा जाए तो बताइए सबसे बड़ा रामसर साइट कौन सा है? सभी लोग आंसर कर देंगे सुंदरबंस। ठीक है, सुंदरबंस ये जो वेटलैंड है ये लार्जेस्ट में जाना जाता है। एक और सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि पहला रामसर साइट इंडिया का कौन सा है, तो उसमें आपको चिल्का लेक, चिल्का झील याद रखनी है, और उसके साथ एक नेशनल पार्क भी है। कौन सा? केलादियो, केलादियो नेशनल पार्क। ये केलादियो नेशनल पार्क की लोकेशन आप लोग मुझे कमेंट में जरूर बताएं, आसान है वैसे। चलिए नेक्स्ट है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था के संदर्भ में संसदीय विशेषाधिकारों यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन को चुनें। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पॉलिटी एंड चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो एक एक करके ऑप्शंस हमें यहाँ पर देखने पड़ेंगे भाई, एक एक करके डिस्कशन करते हैं। पहला है, संविधान का अनुच्छेद 105 संसद के दोनों सदनों, उनके सदस्यों और समितियों की विशेषाधिकार से संबंधित है। इसको करेक्ट कर दूं भाई, सब लोगों ने ये रटा हुआ होता है। आर्टिकल 105 ऑफ पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस, दोनों सदन, उनके सदस्य, उनके मेंबर्स और जितनी भी समिति यानी कि कमिटीज है उनके प्रिविलेजेस से संबंधित है। तो ये तो आसान है, इसको करेक्ट कर दिया। एक सवाल मैं यहाँ पर आपसे पूछता हूँ, ये जो आर्टिकल 105 है ये आपका किसको कंसिडर कर रहा है? पार्लियामेंट को कंसिडर कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अगर मैं स्टेट लेजिस्लेचर यानी कि राज्य की विधानसभा की तरफ जाऊंगा तो वहां पर कौन सा आर्टिकल आएगा? 194, जो कि वहां के मेंबर्स और उनकी जो समितियां या फिर उनके मेंबर्स हैं उनके प्रिविलेजेस को लेकर बात करेगा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। सेकंड है, संसद सदस्यों को सदन में दी गई किसी भी स्पीच या वोट के लिए न्यायालय के प्रति जवाबदेह नहीं ठहराया जाता है, वाली बात भी बिल्कुल करेक्ट है। यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कैन नॉट बी हेल्ड अकाउंटेबल टू द कोर्ट फॉर एनी स्पीच और वोट गिवन इन द हाउस, ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट जाएगा। कोई भी अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है ना, उसको सदन के अंदर दी गई अगर उसने कोई भी स्पीच है या फिर कोई भी वोट उसने दिया है उसके लिए वो उसको कोर्ट के अंदर लायबल नहीं ठहराया जाएगा। ठीक है, तो इसे उसकी फ्रीडम ऑफ स्पीच इन पार्लियामेंट के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लो कि अगर कोई एमपी है, वो पार्लियामेंट में किसी मुद्दे पर अपना स्टेटमेंट देता है, तो उसके लिए उस पर कोर्ट में केस नहीं करा जा सकता। तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट हम यहाँ पर करेक्ट कर देंगे। तीसरा है, संसद के किसी भी सदस्य को दीवानी यानी कि सिविल और आपराधिक यानी कि क्रिमिनल दोनों मामलों में सदन के सत्र के दौरान गिरफ्तार होने पर पूर्ण छूट प्राप्त है। ऐसी कोई भी छूट नहीं दी गई भाई। रियलिटी क्या है, अगर कोई भी सिविल केस है यानी कि आपका दीवानी मामला है, उसमें कुछ प्रोटेक्शन हिस्टोरिकली अवेलेबल थी। क्रिमिनल केसेस में कोई इम्यूनिटी नहीं दी जाती। अगर एमपी ने क्रिमिनल ऑफेंस किया है तो वो अरेस्ट हो सकता है। ठीक है, ये एसएससी का काफी फेवरेट पॉइंट है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का जो क्रिमिनल अरेस्ट होता है उसको एग्जाम्पशन मिलता है या नहीं मिलता है, तो उसको कोई एग्जाम्पशन नहीं मिलता उसके क्रिमिनल अरेस्ट को लेकर। बाकी चौथा था, यह विशेषाधिकार भारत के महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल को भी प्राप्त होते हैं जब वह संसद की कार्यवाही में भाग लेते हैं। बिल्कुल सही है। जो आपका अटॉर्नी जनरल है भारत के, जब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स के अंदर वो पार्टिसिपेट करते हैं तो उन्हें भी पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, लेकिन
वोट करने का अधिकार उनको नहीं होता है, तो इसलिए ये वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ठीक है, तो सी वाला इसमें इनकरेक्ट था। देखो थोड़ा सा डिस्कशन इसमें ज्यादा करना पड़ रहा है, थोड़ा सा क्लियर आपको बातें मैं कर सकूं। ठीक है, वरना तो ऐसे एबीसीडी करके निकलने से तो बनती नहीं है बात। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, विच रिप्रेजेंट्स द टर्मिनोलॉजी ऑफ स्पीड्स स्पोर्ट्स एंड इट्स रिलेटेड गेम, जो खेल की शब्दावली और उससे संबंधित खेल को दर्शाता है। ये पेयर दिए गए, नॉट करेक्टली मैच्ड आपको इसमें बताना है। तो एक एक करके देखते हैं भाई। पहला है चक्कर और मैलेट, क्या इसका संबंध पोलो से है? बिल्कुल है। आगे के लिए याद रखिएगा, आप मुझसे पूछेंगे कि ये जो चक्कर होता है ये क्या होता है, तो ये पोलो के अंदर ना एक पीरियड है, एक टाइम सेगमेंट है, पीरियड है। और ऐसे ही ये जो मैलेट यहाँ पर आपको वर्ड दिया गया है, ये पोलो में जो बॉल होती है ना, उस बॉल को मारने वाली जो स्टिक होती है उसको कहा जाता है ये आपका मैलेट। तो इसलिए ये वाला जो पेयर था वो आपका करेक्ट था। दूसरा है बोगी और अल्बाट्रॉस, क्या इसका संबंध गोल्फ से है? ये भी आप याद रखिएगा। अब इसमें कुछ टर्म यूज करी गई, व्हाट इज दिस बोगी? पर से एक शॉट ज्यादा, ऐसे मान लीजिए, उसको कहा जाता है बोगी। ऐसे ही इसके अंदर एक टर्म आता है बर्डी। धोनी ने एक दिन इसके ऊपर काफी सारी डिस्कशन किया था, तो वहां से आपको ये चीजें मतलब ऐसे सुन लिया करो। बर्डी होता है वो होता है पर से एक शॉट कम। ऐसे ही होता है ईगल। ये टर्म्स है, देखो ये हमें पता होने चाहिए। ईगल होता है पार से जब आप दो शॉट कम लेते हैं। और फिर आता है आपका ये एल्बेट्रॉस, इसमें क्या होता है, पार से जब आप तीन शॉट कम लेते हैं। तीन शॉट कम उसको कहा जाएगा आपका एल्बेट्रॉस, मतलब जहां पर आपको वो बॉल को जाकर होल में डालना होता है। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है गैम्बेट और जुग्जवांग, क्या इसका संबंध शतरंज से है? देखो, अगर आपने मतलब पढ़ा है या चेस के बारे में पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होगी। आधे लोग मुझे पता है इसको मार्क कर देंगे, लेकिन गैम्बिट चेस से रिलेटेड है। जब शुरुआत होती है ना, तो ओपनिंग में पीस सेक्रीफाइस करके एडवांटेज लेना आपका गैम्बिट कहलाता है। और ऐसे ही आपका जुजुआंग है, ये क्या होता है, एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर मूव करना कंपलसरी हो और हर मूव पोजीशन को खराब कर रहा हो, उसको आपका जुजुआंग कहा जाता है। तो ये दोनों ही आपके चेस के टर्म है। चौथा था कैनन एंड क्यू, इनको इन्होंने बैडमिंटन से लिंक कर दिया है, ये ऑब्वियसली हमें यहाँ पर गलत करना पड़ेगा। ये जो क्यू है, तो यहाँ पर सेकंड वाला टर्म इन्होंने दिया है, ये किससे होता है? स्नूकर। आपने बिलियर्ड्स वगैरह खेला होगा ना? अगर आपने नहीं खेला है, स्नूकर से बिलियर्ड में यूज होती है। और जो आपका कैनन है, ये आपको पता है, ये भी मतलब बिलियर्ड्स का ही टर्म है, बैडमिंटन से इनमें से कोई सा भी रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो इसमें यही वाला है जो इनकरेक्ट है, तो इसी को हमें मार्क करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो इस वाले सवाल के अंदर ना मैंने ऑप्शंस यूज नहीं किए हैं, क्योंकि वो बहुत लंबा लेंदी हो जाता। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भारत में बायोडायवर्सिटी और वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के इतिहास में इन अहम एक्ट और उनके पास होने के सही टाइम के हिसाब से उनको लगाना है। अरेंज दीज इंपॉर्टेंट एक्ट्स इन द हिस्ट्री ऑफ बायोडायवर्सिटी एंड वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन इन इंडिया अकॉर्डिंग टू देयर टाइम एंड पैसेज, यानी कि कब इनको पास किया गया। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है। ये अभी तक के जितने भी आपके एसएससी, एससीजीएल, एससीएचएसएल के एग्जाम्स हुए, ये चारों के चारों इंडिविजुअल बेसिस पर पूछे जा चुके हैं। बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट कब लाया गया था? 1972 को लाया गया था, ये रटवाया जाता है हमें। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट जो इन्होंने चौथे नंबर पर दिया है, ये कब आया था? ये 1980s में आया था। तो ये क्रोनोलॉजिकल तरीके से याद करना और ज्यादा हमारे लिए आसान कर देता है। और फिर है आपका ये एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, ये कब आता है? ये 1986 में आया था। एंड फिर है ये आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। कुछ गड़बड़ कराया क्या मैंने? मैंने कुछ गड़बड़ कराई? ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो इन्होंने दिया है ना, ये आया था। एक मिनट, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट तो 2002 में ही आया था ना, ये 2002 में आया है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था आपका 1972 में। इसको आप याद रखेंगे। फॉरेस्ट वाला मैंने ठीक लिखा था, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट आपका कब आया? 1980s में। और एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ये 1986 में आया था। तो ये अभी मेरे ख्याल से करेक्ट है। मेरे ख्याल से क्या मतलब, यही करेक्ट है। तो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अगर जोड़ेंगे तो सबसे पहले कौन सा आएगा? 2 आएगा, फिर आपका 4 आएगा, फिर आपका
3 आएगा और फिर आपका 1 आएगा, तो 2431 इसका करेक्ट पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, जैसे कि ये वाला है, इन्होंने वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट यानी कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम आपको दिया ना, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ लॉ है। इसमें जो नेशनल पार्क्स होते हैं या फिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज होती हैं या फिर जितनी भी प्रोटेक्टेड स्पीशीज होते हैं उनके लिए एक फ्रेमवर्क देने का काम करता है, जिसमें आपका टाइगर भी इंक्लूड किया गया, एलिफेंट, आपका राइनो को कंजर्व करना। ऐसे ये 1988 वाला जो ये वन संरक्षण अधिनियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। फॉरेस्ट की जो जमीन होती है उनको नॉन फॉरेस्ट यूज में कन्वर्ट करने के लिए ये एक केंद्रीय जो सरकार है उनका अप्रूवल मैंडेटरी करने के लिए इसको दिया था। ठीक है, बाकी के भी इंपॉर्टेंट है। एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर मतलब जैसे भोपाल गैस ट्रेजिडी हो गई थी ना 1984 के अंदर, तो उसके बाद इसको लाया गया था कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हमें एक अम्ब्रेला लेजिस्लेशन लाना चाहिए। ऐसे ही आपका ये बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट है, तो ये सबसे रीसेंट है। इसमें कन्वेंशन और जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसको सीबीडी कहते हैं हम, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इसको लाया गया था। तो इंडिया की यानी कि हमारे जो देश की बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी है उसने इसको स्टैब्लिश करी गई थी, उस बॉडी को स्टैब्लिश करा गया था। बाकी सीक्वेंस क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द क्लासिक एपिक पोएम ऑफ तमिल लिटरेचर शिल्पपादिकारम एंड हु आर इट्स मेन कैरेक्टर्स। बहुत ही आसान और बहुत ही रेगुलरली पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। तमिल साहित्य के क्लासिक महाकाव्य शिल्पपादिकारम के लेखक कौन है और इसके जो मुख्य पात्र हैं वो कौन है। तो पहले तो इसमें आपको इलंगो अदिगल का नाम याद रखना है, जो कि ऑथर है, और कोवलन और कन्नगी ये मेन ना इसके कैरेक्टर्स हैं। तो याद रखिएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये महाकाव्य तमिल लिटरेचर से जुड़ा हुआ एक फेमस संगम एज का महाकाव्य है। ऑथर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इलंगो अदिगल, हमें याद रखना है। माना जाता है कि वे चेरा डायनेस्टी की जो प्रिंस के रूप में जाने जाते थे, जिन्होंने बाद में संन्यास ले लिया था, ऐसा कहा जाता है। और इसके जो मेन कैरेक्टर है वो आपको कोवलन और कन्नगी, मैंने कहानियां भी सुनाई हैं। जैसे कि कोवलन है, ये एक काफी पैसे वाला एक व्यापारी हुआ करता था, जहां पर दूसरी तरफ कन्नगी होती है जो कि इस कोवलन की वाइफ होती है। तो तमिल साहित्य की सबसे एक फेमस पतिव्रता नारी कन्नगी को माना जाता है। इस स्टोरी के अंदर होता क्या है, इसमें जस्टिस के ऊपर बात होती है। कुछ सिचुएशंस हो जाती हैं जहां पर कन्नगी को जस्टिस धर्म की बात होती है, महिलाओं की पावर पर बात होती है। तो इसके अंदर जो एक कन्नगी होती है ना, इसने अपने पति कोवलन की गलत हत्या कर दी गई थी, उसके बाद मदुरई के राजा को चैलेंज कर दिया था कि तुमने मेरे आदमी को गलत मार दिया है। तो इसीलिए आपको ये बी वाला ऑप्शन याद रखना। ठीक है, चलिए बाकी इन्होंने यहाँ पर सत्यनार का नाम दिया है मदुरई के राजा। इसमें इन्होंने रेफरेंस दिया है, सत्यनार ने आ, मन्नी मेकलई लिखा था, इन्होंने शिल्पपादिकारम से उनका कोई संबंध नहीं था। मतलब वो गलत नहीं है क्योंकि उन्होंने ऊपर सवाल में ही बोल दिया था। ठीक है, चलिए अब देखो इसमें ना जो बाकी के नाम है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जैसे कि शिल्पपादिकारम है, इसका ऑथर आपको इलंगो अदिगल याद रखना है। दूसरी तरफ इन्होंने और तो कोई डिस्कशन नहीं किया है यहाँ पर, लेकिन ऐसी कई सारी इंपॉर्टेंट तमिल लिटरेचर के अंदर रचनाएं हैं जो कि हमसे पूछी जाती हैं। जैसे इनका नाम यहाँ पर यूज किया है ना सत्यनार का, इनके द्वारा एक इंपॉर्टेंट रचना लिखी गई है मनी मेकलई। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं, मनी मेकलई, ये याद रखिएगा इनके नाम पर। ठीक है, तो ये मतलब रेफरेंसेस हैं, इनको लेकर पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर तिरुवल्लुवर का नाम दिया गया है, इनके द्वारा भी एक इंपॉर्टेंट रचना लिखी गई है तिरुकुरल। ये इनके सबके इंपॉर्टेंट मतलब रचनाएं हैं। ऐसे कि तोल्क पियार की भी एक इंपॉर्टेंट रचना है, तोल्क पीएम करके, ये वो तो सिंपल है, सभी को रटी हुई होती है, तोल्क पीएम। हाँ, तो ये याद रखना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट है द इंडस वैली सिविलाइजेशन। अब इसमें भी देखो सवाल थोड़ा सा लेंदी हो रहा था, तो मैंने सवाल को रख लिया है, वो कौन कौन से सही है स्टेटमेंट वो हमें इसमें बताना है। राखी गढ़ी की सिंधु घाटी सभ्यता की जगह हाल ही में आर्कियोलॉजिकल खुदाई के वजह से खबरों में रही। इस बारे में इन बातों पर गौर करें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से सही हैं। अब 3 बातें इन्होंने कही हैं, वो तीनों बातों को हमें एक-एक करके देखना है। ठीक है? पहला है, ये भारत में सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी ज्योग्राफिकल जगह है, यानी कि इट इज द लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्या ये वाली बात सही है? ये वाली बात करेक्ट कर लो भाई। तो राखी गढ़ी को भारत की लार्जेस्ट हड़प्पन साइट माना जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के अंदर है।
तो ये वाला स्टेटमेंट करेक्ट। दूसरा है, यह है जगह पंजाब में रावी नदी के किनारे पर है, ये वाली बात इन्होंने गलत कर दी। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट नहीं है। राखी गढ़ी का जब जिक्र होता है तो वो आपकी कहाँ पर है, वो हरियाणा में है, हरियाणा, सागर हाका वाले रीजन से आपका वो संबंधित है। रावी रिवर के किनारे पर नहीं है, रावी नगर के किनारे पर आपकी हड़प्पा है, पाकिस्तान के अंदर। ठीक। तीसरा है, यहाँ से मिले हड़प्पा के कंकाल के हाल के डीएनए एनालिसिस से पता चला है कि यहाँ के लोग सेंट्रल एशिया से माइग्रेट नहीं हुए थे। यानी कि recent DNA analysis of Harappan skeletons from here has revealed that the people here did not migrate from Central Asia। ये वाली बात भी संबंधित आपको याद रखनी है। यहाँ पर रिसर्चर्स ने जो अपनी डॉक्यूमेंट्स फाइल किए थे उसमें ऐसा इंडिकेट किया गया कि हड़प्पन पॉपुलेशन लोकल साउथ एशियन एंसेस्ट्री से जुड़ी थी। डायरेक्ट सेंट्रल एशियन माइग्रेटरी का एविडेंस यहाँ पर नहीं मिला। तो याद रखिएगा, राखी गढ़ी का जिक्र हुआ है, हरियाणा इसकी लोकेशन याद रखनी है। ऐसे ही और भी बाकी के जितने भी है इंपॉर्टेंट, फॉर एन एग्जाम्पल धोलावीरा, इसकी लोकेशन हमें गुजरात पढ़ाई जाती है। लोथल की लोकेशन गुजरात है। कालीबंगन राजस्थान के अंदर है। बनावली हरियाणा में है। तो ये याद रखना है, जिनका भी मैंने आपके साथ डिस्कशन किया है ओरली। नेक्स्ट है, वर्ष 1920 में स्थापित ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी और इसके पहला महासचिव कौन थे? Who presided over the first session of the All India Trade Union Congress established in the year 1920 and who was its first general secretary? एक बड़ा इवेंट है हमारे मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर, जहां पर 1920 के अंदर एआईटीयूसी का फॉर्मेशन, इसका गठन होता है। जगह कौन सी होती है? बॉम्बे होती है। डेट इन्होंने आपको 1920 दे ही रखी है। तो ये इंडिया का पहला एक राष्ट्रीय लेवल का ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन था जिसको बनाया गया था, और पहले जो प्रेसिडेंट इसके बनाए गए थे वो बनाए गए थे लाला लाजपत राय, जो कि आपको यहाँ पर सेकंड ऑप्शन के अंदर दिए गए हैं। यही थे लाला लाजपत राय जी, जिन्होंने लेबर के जितने भी आंदोलन थे उनको नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल से जोड़ने की बात करी थी। और पहला जनरल सेक्रेटरी आपको यहाँ पर दीवान चमन लाल का नाम याद रखना है। एसएससी में बहुत बार इसको पूछा गया है, ये भी हमें याद रखना है। ठीक है। बाकी देखो, एनएम जोशी जी का यहाँ पर जिक्र हो रहा है। महात्मा गांधी जी का भी इस ऑप्शन में दिया है। एनएम जोशी लेबर मूवमेंट से जुड़े हुए थे, लेकिन पहला प्रेसिडेंट और जनरल सेक्रेटरी में उनका नाम इंक्लूडेड नहीं है। ठीक है। अब यहाँ पर इस सवाल को देखकर ना बहुत सारी जानकारी देने की वो हो रही है। जैसे कि पहला जो ट्रेड यूनियन इन इंडिया था वो कौन सा था? फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया, तो मद्रास लेबर यूनियन याद रखिएगा। मद्रास लेबर यूनियन, ये क्या है? ये इंडिया मतलब ट्रेड यूनियन इंडिया, फर्स्ट ट्रेड यूनियन इन इंडिया। ये अगर पूछा जाए तो आप मद्रास लेबर यूनियन का नाम याद रखिएगा, जिसको 1918 में गठित करा गया था। इसके फाउंडर बताएगा कोई? बीपी वाडिया को याद रखिएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, बीपी वाडिया। अब ये ऐसे डिस्कशन होते हैं ना, तो कुछ भी एक्स्ट्रा जानकारी फिर बन जाती है। फिर इसके बाद ये ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन बनाई जाती है 1920 के अंदर। लाला लाजपत राय जी को इसका पहला प्रेसिडेंट बनाया जाता है और पहला जनरल सेक्रेटरी दीवान चमन लाल को बनाया जाता है। नेक्स्ट है, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित ब्रह्म समाज के बाद में विभाजनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? बहुत ही अच्छा सवाल है, बहुत ही रेगुलरली इसको पढ़ाया जाता है। With reference to the subsequent division of the Brahm Samaj founded by Raja Ram Mohan Roy, which one of the following pairs is correctly matched? कौन सा जो पेयर है वो करेक्टली मैच इन्होंने दिया है? एक एक करके देखते हैं। पहला है आदि ब्रह्म समाज, इसका संबंध इन्होंने केशव चंद्र सेन से दिया है। गलत रहेगा ये। क्यों गलत रहेगा? आदि ब्रह्म समाज मतलब जब इसका जिक्र हम करते हैं, इनके लीडर देवेंद्र नाथ टैगोर थे। ठीक है, ना कि केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन बाद में अलग होकर इंडियन ब्रह्म समाज से जुड़ते हैं, इसलिए ये पेयर आपका गलत हो गया। बी है इंडियन ब्रह्म समाज, देवेंद्र नाथ टैगोर, ये उल्टा कह दिया। देवेंद्र नाथ टैगोर आदि ब्रह्म समाज से जुड़े हुए थे। यहां पर केशव चंद्र सेन आएंगे आपके, जिनके बारे में भी ऊपर मैंने ऑप्शन के अंदर बताया। तीसरा है साधारण ब्रह्म समाज, और इसको उन्होंने आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री जी के साथ लिंक किया है। ये वाली बात बिल्कुल सही है। 1878 में ये केशव चंद्र सेन की पॉलिसीज के विरोध में ये आनंद मोहन बोस और जो आपके शिवनाथ शास्त्री हैं, इन्होंने मिलकर इस साधारण ब्रह्म समाज को बनाया था। 1878 समय भी याद रखें। चौथा, इन्होंने तत्वबोधिनी सभा का संबंध स्वामी विवेकानंद जी से कर दिया है। उनकी स्थापना देवेंद्र नाथ टैगोर ने करी थी।
क्या है, कब करी थी बताएगा कोई? ये आप मुझे कमेंट में बताइएगा, इतना भी नहीं रटना पड़ा। तो यहाँ पर ब्रह्म समाज का जिक्र हुआ, जिससे एसोसिएटेड पर्सन आपको राजा राम मोहन रॉय को जानना है। आदि ब्रह्म समाज के बारे में मैंने बताया, देवेंद्रनाथ टैगोर से संबंधित है वो। इंडियन ब्रह्म समाज का संबंध केशव चंद्र सेन मैंने आपको बताया, और साधारण ब्रह्म समाज का संबंध मैंने आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री आपको बताया। ठीक है, नेक्स्ट है प्राचीन भारत के इतिहास में पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी नामक ग्रीको रोमन ग्रंथ के बारे में कौन सा कथन पूरी तरह सत्य है? Which statement is completely true about the Greco-Roman text Periplus of the Erythraean Sea in the history of ancient India? ये पढ़ाया जाता है भी। अब एक एक करके जो उन्होंने ऑप्शन दिए हैं, वो ऑप्शंस को एक हम एक मतलब उससे आइडिया लेने की कोशिश करते हैं कि कौन सा वाला सही बनता है। पहला है, इसके लेखक यूनानी भूगोल शास्त्री क्वालिडियस टोलेमी है, बिल्कुल गलत है। टोलेमी ने क्या लिखा था? ज्योग्राफिया। ये लिखा था टोलेमी में, ना कि आपका पेरिप्लस ऑफ द अर्थियन सी, ना ही ये कोई बुक है। ठीक है, सेकंड है, यह पुस्तक भारत और रोम के बीच होने वाले समुद्री व्यापारिक मार्गों और बंदरगाहों जैसे कि पुडके और वेरीगाजा का सटीक विवरण देती है, परंतु इसके लेखक का नाम अनोनिमस यानी कि अज्ञात है। क्या ये सही है? ये वाली बात बिल्कुल सही है। दिस बुक गिव्स एक्यूरेट डिटेल्स ऑफ द सी ट्रेड रूट्स एंड पोस्ट लाइक पुडके एंड बारगाजा बिटवीन इंडिया एंड रोम, बट द नेम ऑफ इट्स ऑथर इज अननोन। एसएससी में डायरेक्ट फैक्ट का जो पॉइंट है उसको कई बार घुमाकर इन्होंने इस पेरिप्लस ऑफ द एथेंस सी का नाम देकर पूछा है। बाकी ऑप्शन गलत ही है, याद रखिएगा इसके बारे में। काफी फेमस है, मतलब आप ऐसे मान लीजिएगा कि इसमें हमें मिलता क्या है, इस बुक के अंदर इंपॉर्टेंट पोर्ट के डिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, जैसे कि भरोच के दिए गया है, अरिकमेंडू का दिया गया है, केरला के अंदर मुजरिस का दिया गया है, और वहां पर ट्रेड करे जाने वाले जो आइटम थे वो भी इसके अंदर लिखे गए हैं कि इसमें काली मिर्च का ट्रेड होता था, हाथी दांत आइवरी का जिक्र होता था, पर्ल, सिल्क, प्रीशियस स्टोन्स, वो सब यहाँ से भेजे जाते थे। ठीक है, यदि भारतीय संसद के दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा के बीच किसी साधारण विधेयक यानी कि ऑर्डिनरी बिल पर गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो संयुक्त बैठक यानी कि ज्वाइंट सिटिंग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा असत्य है? Which of the following statement is incorrect with reference to joint sitting if a deadlock arises between the two houses of Indian Parliament, Lok Sabha and Rajya Sabha on an ordinary bill? Ordinary bill की इन्होंने बात करी है। एक एक करके ऑप्शन पर जाने से पहले मैं ये बताना चाहता हूं कि जब ये पॉइंट आया ना आपके सामने ज्वाइंट सिटिंग, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है, एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। अब मैं पूछूंगा इसका जो जिक्र किया गया है वो कौन से आर्टिकल के अंदर किया गया है, वो आपको ऑप्शन में नजर आएगा। तो पहले तो याद रखिएगा, ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन आर्टिकल 108 के अंदर दिया जाता है, जब लोकसभा और राज्यसभा किसी ऑर्डिनरी बिल यानी कि साधारण बिल पर एग्री नहीं करते और वहां पर एक डेडलॉक की सिचुएशन बन जाती है, तो उसको रिजोल्व करने के लिए ये ज्वाइंट सिटिंग बुलाई जाती है। तो पहला है, संयुक्त बैठक बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, अनुच्छेद 108 के तहत ऐसा करता है। ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। ठीक है, लेकिन इन्होंने पूछा है कि कौन सा इनकरेक्ट है, तो 108 के आर्टिकल के अंदर है और राष्ट्रपति के पास से अधिकार है, तो ये वाली बात करेक्ट। दूसरा है, मनी बिल, धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मामले में संयुक्त बैठक बुलाने का कोई प्रावधान नहीं है। बिल्कुल सही है ये बात, यानी कि देयर इज नो प्रोविजन फॉर कॉलिंग अ ज्वाइंट सिटिंग इन द केस ऑफ मनी बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। एसएससी का फेवरेट फैक्ट है ये। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविजन नहीं दिया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। तीसरा है, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता अनिवार्य रूप से भारत के उपराष्ट्रपति यानी कि राज्यसभा के पदेन सभापति द्वारा की जाती है। आप इसको गलत कर देंगे, क्योंकि ज्वाइंट सिटिंग की चेयरमैनशिप लोकसभा के स्पीकर, स्पीकर अगर प्रेजेंट नहीं है तो डेप्यूटी स्पीकर, और अगर दोनों एब्सेंट है तो राज्यसभा के डेप्यूटी चेयरमैन के पास होती है, ना कि वाइस प्रेसिडेंट के पास। तो ये वाला गड़बड़ कर दिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑटोमेटिकली प्रिसाइड नहीं करते हैं इसको, इसीलिए ये वाला स्टेटमेंट हमने यहाँ पर गलत कर दिया। ठीक है, सबसे ज्वाइंट सिटिंग को लेकर बात हो रही है, यानी कि संयुक्त बैठक को लेकर बात हो रही है। आप में से लोग इतने ऐसे हैं जो कि हमारे देश के अंदर कब कब ज्वाइंट सिटिंग हुई इसके बारे में जानते हैं। पहले आप याद रखिएगा, 1961 के अंदर एक बिल आया था, डाउरी प्रोविजन बिल, यानी कि दहेज को लेकर एक प्रोहिबिशन बिल आया था, तो इंडिया की वो पहली ज्वाइंट सिटिंग थी। ठीक है, 1961 के अंदर। फिर दूसरा आया 1978 में। ये 1978 के अंदर क्या हुआ, इस समय पर बैंकिंग सर्विसेज कमीशन को रिपील करने के लिए बिल लेकर आया था। और फिर 2002 में ज्वाइंट सिटिंग हुई, जहां पर पोटा बिल आया था।
तो ये जो ज्वाइंट सिटिंग्स है इनको लेकर हमें पता होना चाहिए। आर्टिकल 108 है, समन कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। प्रिसाइडिंग ऑफिसर लोकसभा के स्पीकर होता है। मनी बिल, इसमें ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर भी कोई ज्वाइंट सिटिंग नहीं होती है। मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है इसमें। ठीक है। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष के लिए प्रस्तुत पूंजीगत व्यय यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और राजस्व व्यय यानी कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के संदर्भ में वैचारिक अंतर क्या है? What is the conceptual difference between the capital expenditure and revenue expenditure presented by the central government for the financial year? अगर आपको इसमें अंतर बताना है तो आपको ये दोनों चीजें पता होनी चाहिए कि भाई पहले तो आप मुझे बताएं कि ये जो केपेक्स है यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो क्या होता है? ऐसा एक्सपेंडिचर, ऐसा खर्चा जो नई एसेट को क्रिएट करे या फिर सरकार की लायबिलिटी को रिड्यूस करे। वही तो होता है ना। जैसे कि एग्जांपल्स में हाईवे का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रेलवे लाइन का कंस्ट्रक्शन हो रहा है, लोन को रिपे करा जाता है, तो ये क्या होता है? ये आपके यही तो होता है केपेक्स यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर्स। और ऐसा एक्सपेंडिचर जो कोई नई एसेट क्रिएट नहीं करता या फिर लायबिलिटी को रिड्यूस नहीं करता, उसको क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इन दोनों के बीच का अंतर क्लियर? जैसे कि एग्जांपल में सैलरी होती है, पेंशन्स जाती हैं, सब्सिडी देती है सरकार, इंटरेस्ट का पेमेंट देना होता है या फिर प्रशासनिक जो एक्सपेंसेस होता है वो सारे के सारे आपके इसी के अंदर आते हैं, आपके इस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर। दोनों का अंतर अभी क्लियर है? अभी तो क्लियर हो गया होना का भाई कैपेक्स के अंदर और रेवेन्यू वाले एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है। तो यहां पर ऑप्शन वाइज एक एक करके जाकर आपको और एक्सप्लेन करता हूं, उससे और क्लैरिटी मिलेगी। पहला है, राजस्व व्यय से सरकार की परिसंपत्तियां यानी कि एसेट्स का निर्माण होता है, जबकि पूंजीगत व्यय से कोई परिसंपत्ति नहीं बनती है। इसको मैं देखते ही सुनते ही गलत कर दूंगा। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्रिएट करता है एसेट्स को, बिल्कुल उल्टा लिखा हुआ है इन्होंने यहां पर ये स्टेटमेंट। रियलिटी क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स क्रिएट करता है। सेकंड देखिए, पूंजीगत व्यय या तो सरकार के लिए नई संपत्तियों का निर्माण करता है या उसकी वित्तीय देनदारियां यानी कि लायबिलिटीज को कम करता है, जबकि राजस्व व्यय से न तो कोई संपत्ति बनती है ना ही कोई देनदारी होती है। क्या ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं हो गया? एग्जैक्ट डेफिनेशन दी है जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी, तो याद रखेंगे। एसेट बने मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर है, जैसे कि सैलरी, सब्सिडी, पेंशन, वो सारे के सारे किस में आ जाएंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में आ जाएंगे। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के एग्जांपल क्लियर है ना? मैं जैसे सैलरी वैलरी की, पेंशन की, सब्सिडी की बात कर रहा था। और कैपिटल एक्सपेंडिचर में जो सड़कें बन रही हैं, जो रेलवे लाइन बिछ रही हैं, जो डिफेंस इक्विपमेंट्स लाए जा रहे हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स हैं। ओके। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी की जाने वाली जो रिट्स हैं उनके संदर्भ में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? Which pair is not correctly matched with reference to the writs issued by Supreme Court under Article 32 rights to constitutional remedies of the Indian Constitution? तो भाई एक एक करके हमें इसके अंदर ऑप्शन देखने पड़ेंगे। सबसे पहला इन्होंने क्या दिया है? हेबस कॉर्पस। इसका संबंधी क्या दे रहे हैं? फॉर पर्सनल लिबर्टी ग्रांट अस द बॉडी। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है भैया। हेबस कॉर्पस मीनिंग क्या होता है? यू मे हैव द बॉडी। यही होता है ना इसका लिटरल मीनिंग जो होता है, मतलब शरीर को न्यायालय के सामने पेश करो। पर्पस क्या होता है? जितने भी इलीगल डिटेंशन अगर किसी ने किसी का कर रखा है उसके खिलाफ भी हेबस कॉर्पस जारी करा जाता है। ऐसा ही है। दूसरा है मैंडमस। मैंडमस के सामने दिया है वी कमांड, हम आदेश देते हैं। क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। इसको जब हम एक्सप्लेन करते हैं तो सबसे पहले इसका लिटरल मीनिंग बताया जाता है वी कमांड। पर्पस क्या होता है कि मान लो कोई पब्लिक ऑफिस है, कोई पब्लिक अथॉरिटी है, वो ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो उनको ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए वी कमांड यानी कि मैंडमस की रिट जारी करी जाती है। सी, क्यू वारंटो। बाई व्हाट अथॉरिटी और वारंट यानी कि किस अधिकार या वारंट से। क्या ये क्यू वारंट का लिटरल मीनिंग है? बिल्कुल सही। इसको हम कैसे लिखते हैं? बाई व्हाट अथॉरिटी, यानी कि किसी व्यक्ति से पूछा जाता है कि वो जो काम कर रहा है, वो जो पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रखा है, वो किस अधिकार से होल्ड करके बैठा हुआ है, तब ये वाली रेट जारी करी जाती है। चौथा है प्रोहिबिशन। तो भाई ये गलती होगा क्योंकि ऊपर के तीन सही है। प्रोहिबिशन में इन्होंने बोला है फुल्ली नोटिफाई, बस इन्होंने यहां पर गलती कर दी। क्यों? क्योंकि प्रोहिबिशन का मीनिंग होता है टू फॉरबिड। टू फॉरबिड यानी कि ये जैसे मान लो कोई हायर कोर्ट है, वो हायर कोर्ट क्या करेगा? लोअर कोर्ट को देगा
जब वो अपनी जो ज्यूरिसडिक्शन का दायरा है उससे बाहर जा रहा हो। फुल्ली नोटिफाई का एक्चुअल मतलब तो सर्टियोररी से होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पर गड़बड़ हो गई। तो 5 रेट आपको पढ़ाई जाती है। हेबस कॉर्पस जहाँ पर प्रोड्यूस द बॉडी, आप उस आदमी को जिसका आपने डिटेंशन कर रखा है उसको पेश कीजिए। मैंडेमस में हम कमांड कर रहे हैं कि आप अपना काम क्यों नहीं कर रहे हैं, अथॉरिटी, पब्लिक अथॉरिटी को। सर्टियोररी मैंने आपको बताया, टू बी सर्टिफाइड इन्फॉर्म्ड। प्रोहिबिशन में हम किसी को फॉरबिड कर रहे हैं, और क्यों वारंटो में हम पूछ रहे हैं कि आप किस अथॉरिटी से ऐसा कर रहे हैं। तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है जीव विज्ञान के संदर्भ में कोशिका यानी कि सेल के भीतर होने वाले श्वसन यानी कि सेलुलर रेस्पिरेशन और ऊर्जा उत्पादन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ बायोलॉजी विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज फॉल्स रिगार्डिंग सेलुलर रेस्पिरेशन एंड एनर्जी प्रोडक्शन विद इन अ सेल। तो एक एक करके इसमें ऑप्शन वाइज ही जाना सही रहेगा। पहला है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म में होती है और इसके लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वाली बात करेक्ट है भाई। यहाँ पर जो ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया होती है ना, इसमें साइटोप्लाज्म में वो आपका नजर आती है और ऑक्सीजन की वहां पर जरूरत नहीं होती। तो ये आपका एक बेसिक मतलब फैक्ट है आपके इस ग्लाइकोसिस की प्रक्रिया का। तो ये दोनों ही बातें इन्होंने करेक्ट लिखी हैं इस पहले स्टेटमेंट में, तो ये सही जाएगा। इसका प्रोसेस भी समझाऊंगा कैसे रहता है। दूसरा है कर्ब साइकिल, कर्ब्स चक्र की संपूर्ण प्रक्रिया माइटोकॉन्ड्रिया के भीतर संपन्न होती है। बिल्कुल सही है। द एंटायर प्रोसेस ऑफ कर्ब साइकिल टेक्स प्लेस विद इन द माइटोकॉन्ड्रिया। कर्ब साइकिल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स में आपको प्रोसेसिंग होता हुआ नजर आएगा, और इसमें जो एरोबिक रेस्पिरेशन है वो इंपॉर्टेंट स्टेज है। एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि इसमें वायु की जरूरत होती है, ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होती है। तो ये वाला करेक्ट था। तीसरा, अवायवीय यानी कि अनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान मानव की मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है, जिससे थकान या ऐंठन होती है। ये वाला भी करेक्ट है। ड्यूरिंग अनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड इन ह्यूमन मसल्स विच कॉजेज फटीग एंड क्रैम्प्स। अनारोबिक रेस्पिरेशन के दौरान ह्यूमन की जो मांसपेशियां होती हैं उसमें लैक्टिक एसिड बनता है, और इसी वजह से मसल फटीग यानी कि थकान होती है, क्रैम्प्स आते हैं, वो हो सकता है। तो ये भी सही था। चौथा ही गलत हो जाएगा फिर इसमें। एक ग्लूकोज अणु के पूर्ण ऑक्सीजन यानी कि वायवीय श्वसन के शुद्ध रूप से केवल 2 एटीपी ऊर्जा के अणुओं का निर्माण होता है। ये इन्होंने यहां पर गलत कर दी। कितने होते हैं? 36 से 38, 36 टू 38 एटीपी प्रोड्यूस कर सकता है वो, इसीलिए ओनली 2 वाला इन्होंने प्रोड्यूसिंग दिया है, वो गलत है। फिर सेलुलर रेस्पिरेशन का हमें जो पूरा का पूरा फ्लो है ना वो क्लियर होना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या नजर आएगा? ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया, जिसमें साइटोप्लाज्म के अंदर वो होगी और नेट 2 एटीपी वहां पर आपको नजर आएंगे। तो ग्लाइकोलाइसिस क्लियर। फिर उसके बाद आपका ये जो कर्ब साइकिल है, इसके अंदर क्या हो रहा है वो भी इन्होंने इसके अंदर बता दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वो हो रहा है, एडिशनल एटीपी प्रोड्यूस होता है, इसमें एनएडीएच प्रोड्यूस होता है, इसमें एफएडीएच2 प्रोड्यूस होता है। और फिर उसमें आपका नेक्स्ट पे आता है आपका ईटी चेन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। इसमें क्या होता है? इसमें आपको मैक्सिमम एटीपी प्रोड्यूशन नजर आएगा। तो ये क्लियर है, प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। ईटीसी क्या है, ये मतलब बेसिक बातें होती हैं वैसे। तो चलिए अभी नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट में पूछ रहे हैं कि भारत के शास्त्रीय संगीत के संदर्भ में रुद्र वीणा वाद्य यंत्र के सबसे प्रतिष्ठित उस्ताद कौन थे, जिनका संबंध डागर घराने से था और जिन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। स्टैटिक जीके के अंदर मल्टीपल ऐसे पर्सनालिटीज जिनका संबंध किसी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से है, उनके घराने, इस प्रकार की बातें आपको एग्जाम में अभी पूछते हुए नजर आ रहा है एसओसी। In the context of Indian classical music, who was the most respected maestro of the instrument Rudveena, who belonged to the Dagar Gharana and was awarded the Padma Bhushan? आपको 4 नाम दिए गए हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि रुद्रवीणा की सबसे प्रसिद्ध उस्ताद कौन थे जो डागर घराना से संबंधित थे और पद्म भूषण से भी सम्मानित किए गए थे। तो ऑप्शन वाइज हमें यहाँ पर देखना होगा। उस्ताद अली खान पहला नाम यहाँ पर इन्होंने दिया है। रुद्रवीणा का सबसे प्रसिद्ध एक्सपोनेंट्स में से एक के रूप में इनको जाना जाता है। डागर ट्रेडिशन से भी ये जुड़े हुए हैं, पद्म भूषण से भी इनको सम्मानित किया गया है, और रुद्रवीणा को जीवित रखने में इनका बहुत बड़ा योगदान माना जाता है। एक एग्जाम के अंदर भी आपका ये रिसेंटली पूछा गया था, तो यही वाला ऑप्शन आपका सही चला जाएगा। बाकी के ऑप्शन हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान का यहाँ पर दिया गया है नाम, तो ये शहनाई से संबंधित है, भारत रत्न से संबंधित है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, और रुद्र वीणा से इनका कोई भी संबंध नहीं है, इसीलिए हमने इनको भी गलत कर दिया।
तीसरे नंबर पर आपको पंडित रविशंकर जी का नाम दिया गया है। ये किससे संबंधित है? ये सितार से संबंधित है। सितार के अंदर एक बड़े माएस्ट्रो के रूप में इनको जाना जाता है। हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक को जो ग्लोबल लेवल पर पॉपुलर बनाने का श्रेय है वो पंडित रविशंकर जी को दिया जाता है। इनका भी रुद्र वीणा से कोई भी संबंध नहीं है। चौथा है उस्ताद अमजद अली खान। हमने इनको भी एलिमिनेट कर दिया। क्यों? क्योंकि ये सारूद वादक है। सेनाई मंगेश घराना से ये आते हैं। रुद्र वीणा से इनका भी संबंध नहीं है। तो ये जो रुद्र वीणा का यहाँ पर नाम रेगुलरली करा गया ना, ये एक ध्रुपद ट्रेडिशन का एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। तो ये भी मैं लिख देता हूं। ध्रुपद ट्रेडिशन, इससे संबंधित ये एक काफी इंपॉर्टेंट उपकरण है। ठीक है। बाकी डागर घराना की यहाँ पर बात हुई है, इसको लेकर याद रखिएगा, ये ध्रुपद गायकी का एक प्रसिद्ध घराना माना जाता है। नेक्स्ट यदि इन दी कॉन्टेक्स्ट यानी कि खगोल विज्ञान और भौतिकी के संदर्भ में चंद्रशेखर सीमा यानी कि लिमिट का सही मान क्या है और यह क्या निर्धारित करती है? फिजिक्स से सवाल है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एस्ट्रोनॉमी एंड फिजिक्स व्हाट इज द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ द चंद्रशेखर लिमिट एंड व्हाट डज इट डिटरमाइन? पहले तो इसका एक स्टैटिक फॉर्म में आप आंसर याद रखिएगा, 1.44 इंटू मास ऑफ द सन, जो कि डिटरमाइन करता है मैक्सिमम पॉसिबल मास ऑफ अ व्हाइट ड्वार्फ स्टार। क्या ये सही है? पहला वाला ही सही है। यह सफेद बौने तारे यानी कि व्हाइट ड्वार्फ स्टार के अधिकतम संभावित द्रव्यमान को निर्धारित करता है। एक्चुअली में क्या है ना, ये जो चंद्रशेखर लिमिट है ना, इसका नाम नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय एस्ट्रोफिजिसिस्ट सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के नाम पर रखा गया है। ये जो चंद्रशेखर लिमिट है ये हमें क्या बताती है कि जो व्हाइट ड्वार्फ सूर्य है यानी कि सन है या फिर स्टार है या तारा है, उसका मैक्सिमम स्टेबल मास कितना हो सकता है, जिसकी वैल्यू इन्होंने 1.44 इंटू सोलर मास के इक्विवेलेंट बताई है। यानी कि अगर कोई व्हाइट ड्वार्फ का मास इस लिमिट से ज्यादा हो जाए ना तो वो स्टेबल नहीं रहेगा, वो फिर कोलैप्स कर सकता है। तो ये इसमें बताता है। तो यहाँ पर पहला वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। बाकी आपको एलिमिनेट ही करना है, उनसे रिलेटेड मैं क्या ही यहाँ पर डिस्कशन करूँ। लेकिन इतना जरूर याद रखिएगा कि जो चंद्रशेखर है इनको फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया गया था, और अगर मैं पूछूं कि कब दिया गया तो 1983 आप याद रखिएगा। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हमें याद रखना है इसके साथ। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं भाई। इसमें मैंने सारे ऑप्शन इंक्लूड नहीं किए, सवाल को डिस्कस करना जरूरी है। ये कहते हैं कि भारत की भू आकृति संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और कूट के आधार पर सही उत्तर चुनें। पहला है करेवा हिमनद हेमोड, जिन्हें मोराइंस कहते हैं, उनके मोटे जमाव हैं जो मुख्य रूप से कश्मीर हिमालय में पाए जाते हैं और जफरान यानी कि केसर की खेती के लिए प्रसिद्ध हैं। अब यहीं पर रुको पहले तो। ये जो नाम यहाँ पर दिया गया है करेवा या फिर कैरेवा, जो भी इसको कहा जाता है, कश्मीर वैली में ये मिलने वाला एक लकस्टाइन और एक ग्लेशियल डिपोजिट है। जो सैफरन होता है यानी कि केसर होता है, उसकी खेती के लिए काफी फेमस मनाए जाते हैं। जब हम ज्योग्राफिकल डिस्कशन करते हैं तो कश्मीर की कई सारी खासियत या फिर वहां की इंपॉर्टेंट विशेषताओं का डिस्कशन करने में ये वाला पॉइंटर हमें बताया जाता है। तो ये जो पहला पॉइंट है कि केरवा ग्लेशियर आर थिक डिपोजिट ऑफ मोराइन फाउंड मेनली इन द कश्मीर हिमालयाज एंड आर फेमस फॉर द कल्टीवेशन ऑफ सैफरन वाला स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। दूसरा, पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे और निरंतर यानी कि कॉन्टिन्यूअस है, जिन्हें केवल दर्रे के माध्यम से ही पार किया जा सकता है। क्या ये सही है? जब हम पश्चिमी घाट या फिर वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो वो ईस्टर्न घाट से ज्यादा ऊंचे माने जाते हैं और कॉन्टिन्यूअस यानी कि आपके निरंतर माने जाते हैं। और कुछ पासेस या फिर जो दर्रे हैं जैसे कि भोर घाट है, जैसे कि पाल घाट गैप है, उनके थ्रू क्रॉस किया जाता है। तो ये वाला जो स्टेटमेंट है वो भी आपका करेक्ट दिया है इन्होंने। वेस्टर्न घाट्स आर हायर एंड मोर कॉन्टिन्यूअस देन ईस्टर्न घाट्स एंड कैन बी इजीली क्रॉस्ड थ्रू पासेस। स्टेटमेंट करेक्ट। तीसरा है डेक्कन ट्रैप, मुख्य रूप से क्रेटेशियस काल में हुई दरारी ज्वालामुखी है उद्भेदन यानी कि फिशर वॉल को इरप्शन से निर्मित है, जहां काली मिट्टी यानी कि रेगुर पाई जाती है। बिल्कुल सही है। The Deccan Trap is formed mainly by fissure volcanic eruptions that occur during the Cretaceous period when black soil यानी कि रेगुर is formed वाला स्टेटमेंट भी करेक्ट है। ये जो क्रिटेशियस पीरियड है ना उसके एंड में ये फिशर वॉल्केनिक इरप्शन हुआ जिससे ये तैयार होता है। आपका जो बसाल्टिक लावा है
उसका डिपोजन होकर ये आपकी काली मिट्टी यानी कि इसी रीजन में आपको ब्लैक कॉटन सॉइल है। ये तीनों ही स्टेटमेंट करेक्ट थे, तो जिस भी स्टेटमेंट में ऑल 1 2 एंड 3 आर करेक्ट वाला ऑप्शन होगा वो करेक्ट रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है जी ऑप्टिक्स, यानी कि प्रकाशिकी के संदर्भ में जब प्रकाश की किरण एक पारदर्शी माध्यम जैसे कि वायु से दूसरे सघन पारदर्शी माध्यम जैसे कि कांच में प्रवेश करती है तो उसकी किन भौतिक राशियों में परिवर्तन होता है। बहुत ही बेसिक सा सवाल है ये क्वेश्चन, जो लाइट का रिफ्रैक्शन यानी कि प्रकाश का जो अपवर्तन आपको पढ़ाया जाता है उससे संबंधित है। तो जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, जैसे कि एयर से किसमें जा रही है, वो ग्लास में, यही बोला है भी इन्होंने आपको। तो क्या होता है, तो मीडियम की जो ऑप्टिकल डेंसिटी होती है वो बदल जाती है। तो ग्लास एयर से ज्यादा डेंस मीडियम है, इसीलिए लाइट की जो स्पीड है वो कम हो जाती है और जो रे थी, किरण थी, वो बेंड करती है, वो मुड़ती है। यहां पर हमें एक फॉर्मूला भी रटाया जाता है एफ इक्वल टू, मतलब यानी कि म्यू इक्वल टू एफ लैम्डा। म्यू है ये आपका फ्रीक्वेंसी होता है, ये जो एफ है वो आपका फोकल वैल्यू है, ये आपका वेव लेंथ है। ठीक है, तो ये चीजें हमें याद रखनी है कि ये जो वी थी ये आपका वेलोसिटी है, ये एफ आपका फ्रीक्वेंसी है और ये लैम्डा आपका वेव लेंथ है, इसको वेग, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य हम कहते हैं। ठीक है, तो मीडियम जब चेंज होता है यानी कि माध्यम जब चेंज होता है तो वेलोसिटी चेंज होती है, उसकी वेवलेंथ चेंज होती है, चेंज नहीं होता है तो क्या, उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति, क्योंकि फ्रीक्वेंसी सोर्स की प्रॉपर्टी नहीं होती। ऐसे ही पढ़ाया जाता है ना, तो याद रखेंगे। तो यहाँ पर एक एक करके ऑप्शन देख लें। उसकी तरंग दैर्ध्य, वेवलेंथ और आवृत्ति बदल जाती हैं, गलत कर देंगे क्योंकि फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती है, ये भी हमने जान लिया। रियलिटी तो यही है ना कि वेलोसिटी चेंज होती है, फ्रीक्वेंसी सेम रहती है। ऑप्शन नंबर बी है, उसका वेग यानी कि वेलोसिटी और तरंग दैर्ध्य बदल जाते हैं परंतु आवृत्ति अपरिवर्तित रहती है, इसको हमें करेक्ट मार्क करना है। तो याद रखेंगे ये सब बातें। तो जब मीडियम चेंज होता है उससे स्पीड चेंज होगी, सोर्स अगर सेम है तो फ्रीक्वेंसी आपकी सेम रहेगी, अगर स्पीड चेंज है तो आपकी वेवलेंथ भी चेंज होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में पंजाब में शुरू हुआ कूका आंदोलन, कूका मूवमेंट का प्राथमिक स्वरूप और इसके मुख्य नेता कौन थे। बहुत ही बेसिक सा सवाल। मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के अंदर जब हम ये मोमेंट्स को पढ़ते हैं तो ये मतलब पढ़ते हैं हम ये कूका मूवमेंट के बारे में। व्हाट वाज द प्राइमरी फॉर्म ऑफ कूका मूवमेंट दैट स्टार्टेड इन पंजाब एंड later half of the 19th century and who were its main leaders। तो कूका मूवमेंट को हम राष्ट्रीय आंदोलन के रूप में जानते हैं, जो कि पंजाब में 19वीं शताब्दी का जो दूसरा वाला हाफ था उसमें स्टार्ट हुआ। इसके फाउंडर कहा जाता है बाबा राम सिंह को। तो यहाँ पर बाबा राम सिंह जिस भी ऑप्शन में हो वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाबा राम सिंह को इसका फाउंडर माना जाता है। और ये जो मूवमेंट था इसका ऑब्जेक्टिव हमें क्लियर होना चाहिए। तो शुरुआत में कुछ ऐसे धार्मिक और सामाजिक ऐसे कारण रहे। उद्देश्य इसका यही था कि जो सिख धर्म है उसकी शुद्धि हो, जो अंधविश्वास है उसको दूर करा जाए, जो सामाजिक बुराइयां हैं उनको खत्म करा जाए, जो एकदम साधारणता है, एक सिंप्लिसिटी है, उसको प्रमोट करा जाए। और बाद में ये एक तरीके से एंटी ब्रिटिश, अंग्रेजों के ऑप्शन लिख करके यहाँ पर चेक करते हैं भाई। यह एक पूरी तरह हिंसक जमींदार विरोधी आंदोलन था जिसका नेतृत्व लाला हरदयाल ने करा था। इसको मुझे एलिमिनेट करना पड़ेगा। यहाँ पर लाला हरदयाल का इन्होंने ऑप्शन नंबर 1 में एलिमिनेट किया। लाला हरदयाल का संबंध गदर मूवमेंट से था, तो ये भी बात आप याद रख सकते हैं। यहाँ पर बी में बोल रहे हैं यह मूल रूप से सिख धर्म में प्रचलित सामाजिक बुराइयों और अंधविश्वासों को दूर करने के लिए शुरू हुआ एक धार्मिक सुधार आंदोलन था, जो बाद में अंग्रेजों के खिलाफ राजनीतिक आंदोलन में बदल गया। इसके मुख्य नेता बाबा राम सिंह थे। ये वाली बात मैंने आपसे ऑलरेडी बता दी, आसान है। बाबा राम सिंह, पंजाब इसकी जगह थी। इसको नेशनल मूवमेंट, नामधारी मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है। ये भी याद रखिएगा, कल को इस नाम से अगर ये पूछ लें तो 1872 में अंग्रेजी जो सरकार थी उसने इस आंदोलन को काफी ब्रूटल तरीके से सप्रेस किया था। कई फॉलोवर्स जो इस आंदोलन के थे उनको तोप के सामने रखकर उड़ा दिया गया था। नेक्स्ट, अभी निम्नलिखित में से कौन सा महासागरीय जलधाराओं यानी कि ओशन करंट्स का युग्म सही सुमेलित नहीं है जो उनकी प्रकृति को दर्शाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ ओशन करंट्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड इंडिकेटिंग देयर नेचर। क्या वो वार्म या कोल्ड करंट है। ये करंट बेस्ड बहुत सारे सवाल आपने देखे होंगे।
इस पर एक एक करके ऑप्शन वाइज ही हमें जाना सही रहेगा। पहला इन्होंने दिया है गल्फ स्ट्रीम। गल्फ स्ट्रीम को लेकर कह रहे हैं क्या ये अटलांटिक ओशन से संबंधित एक वार्म करंट है, यानी कि गर्म धारा है। तो याद रखिएगा इसको, ये वाली बात बिल्कुल इन्होंने यहाँ पर करेक्ट दी है। अटलांटिक ओशन से इसका एसोसिएशन है। नॉर्थ अमेरिका का जो पूर्वी तट है, जो ईस्ट कोस्ट है, उससे ये यूरोप की तरफ जाती है और यूरोप को रिलेटिवली ये गर्म रखने का काम करती है। ठीक है। बी ऑप्शन में इन्होंने लेब्राडोर करंट का नाम दिया है। लेब्राडोर करंट अटलांटिक ओशन का लिंक क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशन और आर्कटिक ओशन से आने वाली ये जो धारा है, ये एक कोल्ड करंट के रूप में हमें नजर आती है। तीसरे नंबर पर आएंगे, हमें कुरोशियो करंट यहां पर दिया गया है, जो कि एक एम्प्टी करंट इन्होंने दिया और ये कहा कि पैसिफिक ओशन में है। ये यहां पर मुझे गलत करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि रियलिटी में जो कुरोशियो है ना, ये एक वार्म करंट है, एक गर्म धारा है। पैसिफिक ओशन में जापान का जो पूर्वी तट है उसके पास ये फ्लो करती है और इसी वजह से जापान करंट भी इसको कहा जाता है, ना कि इसको एम्प्टी करंट। तो इसी वाले में इन्होंने गड़बड़ कर दी। बाकी पेरुवियन या फिर हम्बलडोल्ट करंट को स्टेडी करंट के रूप में यहाँ पर स्पेसिफिक करना बिल्कुल एसएससी के या फिर बाकी के एग्जाम में ये जो ओशन करंट बेस्ड सवाल है ये आपके आते हैं। जब हम गर्म धाराओं की बात करते हैं तो उसमें गल्फ स्ट्रीम आ जाएगा, आपका कुरोशियो जो जापान वाला करंट है वो आ जाएगा, आपका ब्राजील करंट आपका गर्म करंट में आता है, यानी कि गर्म धाराओं में आता है, आपका नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट वार्म करंट में आता है। ऐसी कोल्ड करंट के एग्जांपल्स में आपका लैब्राडोर करंट है, जो कि मैंने बताया, आपका ये हम्बनडोल्ट करंट है, आपका कैनरी करंट है। ऐसे बहुत सारे हैं। ऐसे आपने ओआशियो करंट के बारे में सुना होगा। ये सारे के सारे आपके कोल्ड करंट है। ठीक है। Which one of the following is not included in the instruments of qualitative credit control under used by Reserve Bank of India? भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई द्वारा उपयोग किए जाने वाले गुणात्मक साख नियंत्रण यानी कि क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो यहां पर जरा रुकेंगे। देखो, आरबीआई इकोनॉमी में क्रेडिट यानी कि जो लोन होता है या फिर जो मनी सप्लाई होता है उसको कंट्रोल करने के लिए दो तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स को यूज करता है। पहला होता है क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसको हम जनरल कंट्रोल के नाम से भी जानते हैं। तो ये जो क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल है, ये इकोनॉमी में जो टोटल मनी सप्लाई है उसको कंट्रोल करता है। जैसे कि रेपो रेट हो गया, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट हो गया, कैश रिजर्व रेशियो जिसको सीआरआर कहते हैं, एसएलआर, ओपन मार्केट ऑपरेशंस, ये सारे के सारे क्या है? ये सारे के सारे आपके क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल्स हैं। ठीक है। दूसरा आता है हमारा क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, जिसको हम सेलेक्टिव कंट्रोल के नाम से जानते हैं। ये क्या करते हैं? ये क्रेडिट की क्वांटिटी को नहीं बल्कि उसकी जो डायरेक्शन है या फिर उसका जो यूज है उसको कंट्रोल करने का काम करता है। मतलब इसमें आरबीआई डिसाइड करता है कि किस सेक्टर को कितना क्रेडिट मिला। समझ गए? तो चलो एक एक करके ऑप्शन वाइज देखते हैं। पहला है डिटरमाइनिंग द मार्जिन रिक्वायरमेंट, मार्जिन आवश्यकता का निर्धारण। इन्होंने पूछा है कि नॉट इंक्लूडेड इन क्वालिटेटिव, तो भाई ये वाला जो आपका इन्होंने दिया है मार्जिन रिक्वायरमेंट को डिटरमाइन करना, ये वाला तो सही है ना। मार्जिन मतलब सिक्योरिटी वैल्यू माइनस लोन अमाउंट, वही तो होता है ना मार्जिन। भाई मार्जिन अगर मुझे रिप्रेजेंट करना हो तो वो क्या होगा? जो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू है मैं उससे क्या माइनस कर दूं? आपका लोन अमाउंट माइनस कर दूं। यही होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे किसी शेयर की वैल्यू 100 रुपए है, मार्जिन आपका 40 रुपए है, तो लोन कितना मिलेगा आपको? 60 मिलेगा ना, 100 - 40। तो आरबीआई स्पेकुलेशन को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ाया घटा सकता है। तो ये क्या हुआ? ये क्वालिटेटिव कंट्रोल हुआ। तो ये तो आएगा, यानी कि ये तो था। इन्होंने पूछा है नहीं है। बी में है रेशनिंग ऑफ क्रेडिट, यानी कि साख की राशनिंग। मतलब आरबीआई बैंक को लिमिट कर सकता है कि किस सेक्टर को कितना लोन दिया जाएगा। जैसे कि मान लो एग्रीकल्चर को प्रायोरिटी देगा, लग्जरी स्पेकुलेशन को वो कम क्रेडिट देगा, तो ये भी क्वालिटेटिव कंट्रोल है। ये भी क्वालिटेटिव कंट्रोल का काम हो गया। सी में है मोरल प्रेशर। मोरल प्रेशर भी आपका, जैसे आरबीआई बैंक्स को फॉर्मली ऑर्डर नहीं देते हैं, सिर्फ गाइडेंस या फिर उनको परसुएड करते हैं, परसुएशन करती हैं। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल, जो प्रायोरिटी सेक्टर है उसको ज्यादा वो कहेंगे कि इनको लैंडिंग करो, तो ये मोरल सुसेशन कहलाता है। ये क्वालिटेटिव कंट्रोल हो गया ना, हो गया। फिर चौथे पर है आपका ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस यानी कि आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदता है, बेचता है,
मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया क्वांटिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल, ना कि क्वालिटेटिव। तो यही हमें यहां पर करना था। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, व्हेन अ बिल इज पास्ड by both houses of parliament and sent to the president, he can exercise his veto power under article 111. Which statement is false in this context? संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के बाद जब कोई विधेयक राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो वह अनुच्छेद 111 के तहत अपनी वीटो शक्ति, वीटो पावर का प्रयोग कर सकता है। इस संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? एक एक करके देखते हैं। आर्टिकल 111 की बात करी गई है, प्रेसिडेंट को ये वीटो पावर देता है। इन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया, इसको याद रखना है। तो जब पार्लियामेंट को बिल पास करके प्रेसिडेंट के पास वो बिल को भेजती है, तब प्रेसिडेंट के पास कई सारे ऑप्शंस होते हैं। जैसे कि वो एसेंट दे दे, उसको अपनी मंजूरी दे दे, बिल एक्ट बन जाएगा अगर वो ऐसा कर देता है। या फिर वो विडहोल कर दे अपनी एसेंट को, एब्सोल्यूट वीटो जिसको कहा जाता है। या फिर वो रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज देता है वो, लेकिन सिर्फ ऑर्डिनरी बिल के लिए वो करता है, जिसको सस्पेंशन वीटो हम कहते हैं। या फिर वो कोई डिसीजन ही ना ले, जो डिसीजन ही ना ले उसको हम क्या कह देते हैं, उसको हम पॉकेट वीटो कह देते हैं। ये सारी चीजें पढ़ाई जाती हैं। आइए ऑप्शंस पर। पहला है, राष्ट्रपति विधेयक पर अपनी सहमति दे सकता है या उसे रोक सकता है, वाली बात बिल्कुल सही है। प्रेसिडेंट बिल को अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, दोनों काम कर सकते हैं वो। वह किसी साधारण विधेयक को संसद के पास पुनर्विचार यानी कि रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकता है, ये वाली बात भी बिल्कुल ठीक है। कोई भी अगर ऑर्डिनरी बिल है उसको रिकंसिडरेशन के लिए पार्लियामेंट को वो वापस भेज सकते हैं, मनी बिल को नहीं भेज सकते। ये याद रखिएगा, इन्होंने यहां पर ऑर्डिनरी बिल मेंशन किया है, तो ये सही बात है बिल्कुल। तीसरा, यदि संसद पुनर्विचार के लिए भेजे गए विधेयक को बिना किसी संशोधन के दोबारा पारित करके राष्ट्रपति के पास भेजती है तो राष्ट्रपति उस पर सहमति देने के लिए बाध्य नहीं है। वो बाध्य है। अगर पार्लियामेंट दोबारा पास कर दे तो प्रेसिडेंट एसेंट देने के लिए बाध्य नहीं है, वाली बात यहां पर गलत है। रियलिटी ये होती है कि अगर पार्लियामेंट बिल को दोबारा पास करके भेज दे तो प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट। इसको हम सस्पेंशन वीटो की लिमिटेशन के अंदर रखते हैं। तो ये जो सी वाला ऑप्शन है ये गलत था भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, रसायन विज्ञान के संदर्भ में धातुओं के निष्कर्षण यानी कि मेटलर्जी के दौरान उपयोग होने वाली प्रक्रियाओं यानी कि भर्जन, रोस्टिंग और निस्तापन यानी कि कैल्सिनेशन के बीच मुख्य अंतर क्या है? In the context of chemistry, what is the main difference between roasting and calcination? The processes used during the extraction of metals यानी कि मेटलर्जी में। अगर आप में से इन दोनों जो टर्म है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन, आपको इनके बारे में नहीं पता है तो आप नहीं कर पाएंगे। मेटलर्जी में ओर से मेटल निकालने के लिए पहले जो ओर है उसको प्रोसेस किया जाता है। रोस्टिंग और कैल्सिनेशन दोनों ओर कंसंट्रेशन के बाद के दो इंपॉर्टेंट प्रक्रियाएं हैं, जिसमें कि जो ये रोस्टिंग है इसमें जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर को एक्सेस यानी कि एयर या ऑक्सीजन में हीट करना रोस्टिंग कहलाता है। जैसे कि एग्जांपल मैं आपको देता हूं, मान लो कि मेरे पास जिंक ब्लेंड है, जिंक ब्लेंड बोले तो ZnS। अब मुझे इसकी रोस्टिंग करनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इस ZnS को आपका रिएक्ट कराना पड़ेगा ऑक्सीजन से, एंड देन फिर आपका बन जाएगा क्या, जिंक ऑक्साइड एंड आपका सल्फर डाइऑक्साइड निकलेगा। अब इसको बैलेंस कर लेना आप। अब इसका पर्पस क्या होता है, आखिरकार ऐसा करा क्यों जाता है, इसमें सल्फर साइड में कन्वर्ट हो जाता है, सल्फर रिमूव करने के लिए ये आपका पर्पस यूज होता है। दूसरी तरफ होता है आपका कैल्सिनेशन। यहां पर क्या होगा, यहां पर कार्बोनेट या हाइड्रेटेड जो ओर होती है उसको एब्सेंस या फिर लिमिटेड ऑक्सीजन की उपस्थिति में कैल्सिनेशन करा जाता है। मतलब जब लिमिटेड ऑक्सीजन हो या फिर हो ही ना, उसको कैल्सिनेशन कहेंगे। जैसे कि मान लो ZnCO3 है, इसको आपका करा जाएगा कैल्सिनेशन यानी कि गर्म किया जाएगा तो ये आपका बन जाएगा ZnO और आपका कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल जाएगा। पर्पस क्या था, इसमें मॉइस्चर को रिमूव करना पर्पस है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना था, ऑक्साइड बनाना पर्पस था। ठीक है, पहला ऑप्शन है भरजक में अयस्क को हवा की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। गड़बड़ कर दी इन्होंने, उल्टा बोल दिया, उल्टा बोल दिया ना, वहां पर तो रोस्टिंग के अंदर तो आपकी एयर की प्रेजेंस की जरूरत थी। दूसरा देखो,
हर्जन यानी कि रोस्टिंग का उपयोग मुख्य रूप से सल्फाइड अयस्कों के लिए ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जबकि निष्कापन यानी कि कैल्सिलेशन का उपयोग कार्बोनेट अयस्कों के लिए ऑक्सीजन की अनुपस्थिति या सीमित मात्रा में होता है। ये वाली बात इन्होंने बिल्कुल एग्जैक्ट वही कही है जो मैंने आपको एक्सप्लेन करी थी। क्लियर है? रोस्टिंग में आपका सल्फाइड और होता है, ऑक्सीजन की एक्सेस मात्रा की जरूरत होती है, सल्फर डाइऑक्साइड आपका रिलीज होता है और ऑक्साइड फॉर्मेशन होता है। कैल्सिनेशन में आपका कार्बोनेट और लिया जाता है और वहां पर लिमिटेड या फिर ऑक्सीजन उपस्थित नहीं होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करा जाता है और वहां पर आपका ऑक्साइड फॉर्मेशन नजर आता है। यही दिखाया ना मैंने अभी। नेक्स्ट एंड लास्ट, विजयनगर साम्राज्य के दौरान लागू की गई नायकर व्यवस्था का मुख्य स्वरूप क्या था? व्हाट वाज द मेन नेचर ऑफ द नायकर सिस्टम इंप्लीमेंटेड ड्यूरिंग द विजयनगर एम्पायर? बहुत ही बेहतरीन सवाल। इस क्वेश्चन के अंदर विजयनगर एम्पायर के जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है और उनके मिलिट्री सिस्टम को इंक्लूड करके चीजें पूछी गई हैं। न्यायकर सिस्टम विजयनगर एम्पायर की सबसे इंपॉर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव और मिलिट्री अरेंजमेंट्स में से एक मानी जाती है और आपका एसएससी, यूपीएससी, सीट पीएससी जैसे एग्जाम्स में ये टॉपिक से डायरेक्ट सवाल आपके पूछे जाते हैं। तो अब आप पूछेंगे सबसे पहली चीज के नायकर सिस्टम थी क्या? तो विजयनगर के जो शासक थे ना, वो अपने मिलिट्री के जो कमांडर्स थे उनको नायक कहते थे, नायकाज कहा जाता था। और ये जो नायक हुआ करते थे, इनको राजा के द्वारा इनका एक और नाम दिया जाता था जिसको कहा जाता था अमराम। अमर नाम की एक जमीन ग्रांट दी जाती थी। अमारम नाम की एक जमीन, मैं यहां पर लिख देता हूं, ये क्या है? ये लैंड है। इसको क्या किया गया है? ग्रांट किया गया है। किसके द्वारा? राजा के द्वारा। तो ये जो जमीन थी ना, उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हुआ करती थी, उन्हें ये जो जमीन थी उसकी कंडीशन पर मिलती थी कि भाई आपको यहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करके देना है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन यहाँ पर करना है, आपको जो जरूरत पड़ने पर राजा को अगर कभी सेना की जरूरत हो तो वो प्रोवाइड करनी है। तो ये सिस्टम हुआ करता था कि नायक को एक जमीन दे दी, जमीन पर आप ये सब काम करो, लेकिन जरूरत अगर राजा को पड़ेगी तो आपको तैयार रहना है। तो सिस्टम का ये पर्पस था कि विजयनगर एम्पायर बहुत बड़ा था, राजा हर जगह पर जाकर डायरेक्टली थोड़ी ना एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकता था। तो इसीलिए वो अपने नायक को लोकल कंट्रोल दे देते थे और बदले में उनसे टैक्स कलेक्ट करना, उनसे मिलिट्री सपोर्ट लेना, उनसे जो रीजनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी देकर उसको चलवाने का काम करते थे। ठीक है, तो अब एक एक करके यहाँ पर इनके ऑप्शंस देख लेते हैं, जिसमें भी जो भी बात हमें नजर आएगी हम उसको करेक्ट कर देंगे। ठीक है, तो पहला है, यह एक केंद्रीकृत धार्मिक प्रणाली थी। ये कोई धार्मिक प्रणाली नहीं है। यह दिल्ली सल्तनत की एकता प्रणाली के समान एक सैन्य सामंती व्यवस्था थी, जिसके सैन्य कमांडरों को अमरम आवंटित किए जाते थे। ये वाली बात यहाँ पर इन्होंने करेक्ट कर दी। देखो यहाँ पर इस ऑप्शन में इन्होंने एकता सिस्टम के साथ इसकी तुलना करी है। अब आप लोग मुझे बताओ कि इस सिस्टम का जो दिल्ली के एकता सिस्टम के साथ हमने लिंक किया, एकता सिस्टम में क्या था? दिल्ली सल्तनत में जो इक्तादार होते थे उनको जो जमीन थी या लैंड रेवेन्यू कलेक्शन थे उसके अधिकार दिए गए इक्तादार को, बदले में वो सुल्तान को मिलिट्री सपोर्ट ही तो देते थे। तो इसी वजह से इतिहासकार ये नायकर जो सिस्टम है उसके साथ इसको इंटरलिंक कर देता है कि ये उसके जैसा है। ठीक है, तो भाई ये थे हमारे जीएस के 25 सवाल। मैंने जो डिस्कशन है उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव भी देने की कोशिश करी है कि एटलीस्ट उस मॉक टेस्ट के अंदर अगर आपने जीएस के सवाल कवर किए हैं तो कुछ एक्स्ट्रा सवालों को समझने, पढ़ने, ऑप्शंस को टैकल करने, अपने पास अवेलेबल नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने जैसी जो बातें हैं उनको कैसे यूज करा जाए। तो आई होप आपको मजा आया होगा। अगर मजा आया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसमें इतना ही। थैंक यू। बाकी इस लाइव टेस्ट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है। टेस्ट रैंकिंग एप्लीकेशन पर जाकर इस टेस्ट को आप जरूर अटेम्प्ट कीजिएगा। थैंक यू।